बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो ब्लड है। तो आइए देखते हैं कि ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ब्लड किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। तो ब्लड जो है कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, यानी ब्लड के अंदर ब्लड प्लाज्मा होता है और इसके अलावा डिफरेंट सेल्स होते हैं ब्लड के, जिसमें आरबीसी, वाइट ब्लड सेल और सेल लाइक ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर जो है, यानी प्लाज्मा के अंदर फर्दर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। अगर ओवरऑल हमारे पास सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास 100 ml जो है ब्लड है, तो उसमें जो 55% 55 ml जो ब्लड होगा वो ब्लड प्लाज्मा होगा और 45% जो है उसमें सेल ऑर्गेनेलीज या डिफरेंट जो है बाकी चीज़ें मौजूद होती हैं। अब अगर हम ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो है वाटर कितना होता है, 90% वाटर होता है और उसमें जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस होती हैं वो 10% होता है। तो इस ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो है कुछ सॉल्यूट्स भी होते हैं और वो सॉल्यूट्स 6 टाइप्स के या 6 कैटेगरीज के होते हैं। तो उनको याद करने के लिए, आसानी के लिए देखिए मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, होगा पीनो। अब होस HO से हार्मोन्स, GA से गैस, P से प्रोटीन यानी प्लाज्मा प्रोटीन, I स्टैंड फॉर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स या आयंस, N स्टैंड फॉर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स और O स्टैंड फॉर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। हार्मोन्स याद रखने हैं कि जो एंडोक्राइन हमारा सिस्टम है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं वो जब हार्मोन रिलीज करती हैं तो वो जिस भी टारगेट टिश्यू तक पहुंचती हैं तो वो थ्रू ब्लड प्लाज्मा या ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो ऑल टाइप्स ऑफ हार्मोन जो है वो सर्कुलेट होते हैं थ्रू ब्लड प्लाज्मा। गैसेस की जब बात करें तो गैसेस के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, जो कि ब्लड प्लाज्मा के थ्रू यानी ब्लड के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। इसके अलावा अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो यहाँ पे देखें कि 3 तरह की प्रोटीन्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं। एक ग्लोबुलिन, ये ग्लोबुलिन के अंदर जो है ये फर्दर जो है उसकी कैटेगरीज हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स आ जाती हैं जिसमें अमीनोग्लोबुलिन है और एंटीबॉडीज़ हैं। ये दोनों प्रोटीन जो हैं हमारे जो डिफेंस सिस्टम है, हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसका पार्ट होती हैं। और यह जितनी भी फॉरेन जो है अगर बैक्टीरिया है या कोई भी फॉरेन एजेंट है जब हमारा ब्लड के अंदर आता है तो ये जो है उनके ऊपर अटैक करके उनको किल कर देती हैं। और एक और प्रोटीन है जिसको प्रोथ्रम्बिन कहते हैं और ये प्रोथ्रम्बिन जो है हमारी एक्चुअली जब ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है उसमें एज ए कैटलिस्ट के तौर पे काम करती है। यानी ये प्रोटीन अगर होगी तो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस जो है वो स्पीड अप हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा। और उस ब्लड क्लॉटिंग में प्रोटीन कौन सी इन्वॉल्व है, वो फिब्रिनोजन प्रोटीन इन्वॉल्व है। और ये फिब्रिनोजन प्रोटीन जो है एक्चुअली डिजॉल्व फॉर्म में होती है ब्लड प्लाज्मा के अंदर, लेकिन जैसे ही कहीं पर जख्म बनता है, वुंड बनता है, तो ये फिब्रिनोजन जो है ये फ़ौरन जो है कन्वर्ट हो जाती है इनसॉल्युबल फॉर्म में यानी फिब्रिन में। और ये फिब्रिन जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। और इस फिब्रिनोजन से फिब्रिन में कन्वर्जन का जो प्रोसेस है इसमें ये प्रोथ्रम्बिन प्रोटीन है ये एज ए कैटलिस्ट के तौर पे काम करती है। इसके अलावा कुछ साल्ट्स होती हैं जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट साल्ट NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। तो एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स के जो आयंस हैं या साल्ट्स हैं जो जब ब्लड के अंदर होते हैं तो वो हमारे ब्लड की जो pH है उसको मेंटेन करते हैं। अच्छा, बाकी जो है हमारा जो जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम डाइजेशन करते हैं तो उसके या नाइट्रोजनस जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है तो या सेल जो है मेटाबोलाइज करता है उस डाइजेस्टेड फूड को, तो उसके रिजल्ट में कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है जैसे कि यूरिया है या यूरिक एसिड है। तो ये भी ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। और कुछ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, ये आपको पता है कि हमारी जो है जब डाइजेशन होती है फूड की, कार्बोहाइड्रेट्स की, तो उसकी डाइजेस्टेड फॉर्म है। फैट्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन का स्मॉलर सब यूनिट्स है, लैक्टिक एसिड्स है, कोलेस्ट्रॉल है। लैक्टिक एसिड जो कि हमारी मसल्स के अंदर जो है कंपोनेंट्स जो हैं आप देख रहे हैं, ये तमाम के तमाम जो हैं कहाँ पे मौजूद होती हैं, ब्लड प्लाज्मा के अंदर होती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं उनका वो किस तरह कितनी टाइप की होती हैं और उनमें क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले चलते हैं RBC, यानी RBC स्टैंड फॉर रेड ब्लड सेल्स और इसका जो दूसरा नाम है उसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ये जो RBC या एरिथ्रोसाइट्स है इसके अंदर हम किन किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इस RBC के हम शेप को डिस्कस करेंगे, इसकी कंपोजिशन, ये इसकी फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, यानी सिंथेसिस कहाँ पे होता है, आया इसकी सेल डिवीजन होती है या नहीं होती, लाइफ इसकी कितनी है और उसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले ये है कि एरिथ्रोसाइट्स RBC जो है इसकी जो शेप की बात करते हैं तो ये सर्कुलर, फ्लैटेंड, बाइकनकेव एंड इलास्टिक इन नेचर होता है। तो इसकी इलास्टिक नेचर की वजह से जब ये RBC ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाता है तो वहाँ पे उसका चूँकि वॉल्यूम, उसका जो साइज़ या ल्यूमन का वो बहुत नैरो होता है, तो वहाँ पे इसकी इस नेचर की वजह से ये वहाँ पे स्क्वीज़ करके आसानी से वहाँ से क्रॉस कर लेता है।
इसकी कंपोजिशन की बात करें तो आरबीसी का जो साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है 95% हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है, जो रेड पिगमेंट्स है, और 5% एंजाइम, सॉल्ट्स या अदर प्रोटीन्स शामिल होती हैं। अच्छा, इसके अलावा ये है कि इसी की कंपोजिशन के हवाले से अगर हम बात करें तो क्या जो है इसका न्यूक्लियस होता है या नहीं होता, तो व्हेन फॉर्म्ड यानी कि जब इसकी सिंथेसिस होती है एरिथ्रोसाइट्स की, आरबीसी की, उस वक्त न्यूक्लियस होता है, लेकिन ये न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है, लॉस कर देता है बिफोर एंटरिंग द सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि जब हमारे ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ये आरबीसी इंटर होते हैं उस वक्त न्यूक्लियस नहीं होता, यानी मेच्योर के अंदर नहीं होता आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस, जब इमेच्योर, जब न्यूली सिंथेसाइज्ड जो आरबीसी है उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। अच्छा, फिर हम डिवीजन की अगर हम बात करें कि आया ये सेल डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो जैसे ही आरबीसी मेच्योर हो जाता है तो उसके बाद फर्दर इसकी डिवीजन नहीं होती, यानी इसमें ऐसा नहीं है कि एक आरबीसी बन गया तो वो फर्दर जो है डिवाइड होकर मुख्तलिफ जो है आरबीसी बनाएगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद इसकी फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? आरबीसी की फॉर्मेशन अडल्ट्स के अंदर, यानी बड़े बंदों के अंदर जो है रेड बोन मैरो के अंदर होती है, और ये रेड बोन मैरो किसका, जो स्टर्नम हमारी है, हमारे रिब्स हैं या वर्टिब्री है, तो इनकी जो रेड बोन मैरो है वहाँ पे हमारा आरबीसी सिंथेसाइज होता है, जबकि एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर जो है यही आरबीसी जो है लिवर के अंदर और स्प्लीन के अंदर जो है इसकी सिंथेसिस होती है। हम इसकी लाइफ की अगर बात करें तो लाइफ इसकी तकरीबन 4 मंथ होती है, और उसके बाद ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है किस जगह पे, लिवर में और स्प्लीन में। तो जब ये इसकी डिसइंटीग्रेशन होती है तो हीमोग्लोबिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आयरन में और बाइल पिगमेंट्स में, और आयरन जो है ये लिवर के अंदर स्टोर हो जाता है और फर्दर रीयूज हो जाता है, और बाइल पिगमेंट जो है ये हमारी गट से एक्सक्रीट कर जाता है गट के ज़रिए से, और बाइल के साथ यानी ये रिलीज हो जाता है बाइल पिगमेंट। और इसका फंक्शन क्या है जी आरबीसी का, कि ये ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो कि सेल लाइक बॉडीज़ हैं जिसमें प्लेटलेट शामिल है, और इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स इसको इस वजह से कहते हैं कि चूँकि क्लॉट बनाने में ये हेल्प करता है। एक्चुअली ये प्लेटलेट्स जो हैं ये सेल्स नहीं हैं, लेकिन ये लार्ज सेल जिनको आप मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं उनके फ्रेगमेंट्स होते हैं, और इसके अंदर ना तो न्यूक्लियस होता है और ना ही पिगमेंट होता है, क्योंकि ये सेल है ही नहीं तो न्यूक्लियस भी नहीं होगा, पिगमेंट भी नहीं होगी। तो इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और कैसे हेल्प करता है कि ये जो फिब्रिनोजन है जो कि सॉल्युबल फॉर्म में प्लाज्मा के अंदर होती है, प्लाज्मा प्रोटीन है, तो इसकी कन्वर्जन जब होती है फिब्रिन में तो यहाँ पे ये प्लेटलेट्स जो हैं ये हेल्प करते हैं। उसके बाद देखते हैं वाइट ब्लड सेल्स। अच्छा, WBC की मैं बात कर रहा था कि WBC जिसे वाइट ब्लड सेल कहते हैं, और उसका जो दूसरा नाम है उसको कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। इसके अगर हम कलर की बात करें तो ये कलरलेस होते हैं, और इनका जो साइज़ होता है वो आरबीसी से ज़्यादा होता है, यानी लार्जर दैन आरबीसी। तो WBC की 5 कैटेगरीज हैं, 5 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस की शेप के ऊपर जो है उसकी 5 कैटेगरीज हैं, जिसमें ये न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। लेकिन अगर हम बात करें उसके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स की बात करें तो उस हवाले से हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स, यानी कि जिस साइटोप्लाज्म के अंदर यानी वाइट ब्लड सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद होंगे उनको ग्रेन्युलोसाइट्स कहेंगे, और जो विदाउट ग्रेन्यूल्स होंगे उनको ए ग्रेन्युलोसाइट्स कहेंगे। अब ग्रेन्युलोसाइट्स में ये 3 सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, जबकि ए ग्रेन्युलोसाइट्स में मोनोसाइट्स हैं और लिम्फोसाइट्स हैं, और लिम्फोसाइट्स के आगे फिर 2 कैटेगरीज हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, और ये लिम्फेटिक सिस्टम के अहम जो है मेंबर्स हैं, अहम सेल्स हैं। अब ये जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं इनकी सिंथेसिस, इनकी फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? रेड बोन मैरो के अंदर होती है, जबकि ये जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं इनकी सिंथेसिस कहाँ पे होती है? लिम्फ नोड्स के अंदर, एडिनाइड्स के अंदर, स्प्लीन, टॉन्सिल या थाइमस के अंदर इनकी सिंथेसिस होती है। अब इनके फंक्शन के ऊपर अगर हम गौर करें कि न्यूट्रोफिल जो है इसका फंक्शन क्या होता है कि एक्चुअली जो जितनी भी स्मॉल पार्टिकल या बैक्टीरिया या स्मॉल पार्टिकल जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती हैं, तो ये न्यूट्रोफिल का काम ये होता है कि उनको डिस्ट्रॉय करना, और किस प्रोसेस के ज़रिए से? फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस से, यानी उनको इनगल्फ कर लेते हैं और उनको फिर डाइजेस्ट कर देते हैं। एसिनोफिल जो हैं ये पैरासाइट्स अगर कोई हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाती हैं तो उसके ऊपर अटैक करके उसको किल करती हैं, और बेसोफिल जो होते हैं ये 2 तरह के हार्मोन रिलीज़ करते हैं, हार्मोन नहीं, 2 तरह के केमिकल रिलीज़ करते हैं, यानी हेपरिन और हिस्टामिन। हेपरिन जब रिलीज़ करते हैं तो वो ब्लड क्लॉटिंग
ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है, यानी टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। और जो हिस्टामिन है ये इन्फ्लेमेशन काज कर देता है। और मोनोसाइट्स जो हैं ये क्या करते हैं कि जब भी किसी भी टिश्यू में कहीं भी कोई इन्फेक्शन होता है तो ये मोनोसाइट जो हैं ब्लड को लीव करके टिश्यू के अंदर पहुंच जाते हैं और वहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं टिश्यू मैक्रोफेजेस में। और ये मैक्रोफेजेस जो है फिर फैगोसाइटिक एक्टिविटी करते हैं, यानी वहाँ पे जो भी अगर डेड सेल्स हैं या कोई भी बैक्टीरिया है या कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं टिश्यू के अंदर, तो उनको फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से वहाँ पे क्लियर कर देगा। लिम्फोसाइट्स जो हैं ये हमारे इम्यून रिस्पांस के एक अहम जो है रुकन है, अहम सेल्स हैं, ठीक है। इम्यून रिस्पांस में ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, यानी कि एंटीजन जो हमारे बॉडी के अंदर इंटर होता है तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और ये एंटीबॉडीज़ जो हैं उन एंटीजन को किल कर देती हैं। तो ये थे वाइट ब्लड सेल्स के ये डिफरेंट टाइप्स थी, उसके फंक्शंस थे। तो यहाँ पे देखें जी, ये वाइट ब्लड सेल्स आपको नज़र आ रही हैं, मोनोसाइट्स, एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स, इनकी शेप आप देख लें। और साथ ही यहाँ पे देखें रेड ब्लड सेल्स हैं और साथ यहाँ पे आपको प्लेटलेट भी नज़र आ रहे होंगे। तो ये थे रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स की शेप्स थी कि ये कैसी इनकी शेप्स होती हैं। ये था हमारा ओवरऑल टॉपिक ब्लड के हवाले से कि ब्लड के अंदर ब्लड प्लाज्मा होती हैं, ब्लड प्लाज्मा होता है और उसके अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं और वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं।